बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी। दो बड़े फैसले आज होना थे, हो गए हैं। वो फैसले क्या है आपको बताएंगे। चीफ जस्टिस ने ट्रम्प कार्ड अपनी कोनी के नीचे रख लिया है और जस्टिस काजी फाइज साहब पहुंच गए पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट से किया उन्होंने खिताब। इस पर मचा हुआ है शोर कि जस्टिस काजी फाइज साहब पार्लियामेंट क्यों गए। टॉप ट्रेंड चल रहा है, पीटीआई शोर मचा रही है और पीटीआई ने पार्लियामेंट के अंदर वापसी के बाद ये बात साबित कर दी कि पार्लियामेंट में बदतमीजी लौट आई है। पार्लियामेंट में हंगामा रही, बिल पेश किए गए। आज अदालती सलाहत का बिल तरमीम के साथ पेश किया गया, वो मंजूर हो गया। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन को जो 21 अरब रुपए फंड देने का मामला था वो स्पीकर ने भेज दिया कायमा कमेटी को। तो कायमा कमेटी जुमेरात के रोज इजलास मुनक्कद करेगी और ये बताएगी कि वो इलेक्शन कमीशन को फंड जारी करने जा रही है कि नहीं। तो बुनियादी तौर पर ये 1-on-1 में विन विन सिचुएशन है। मेरा जुमला याद रखिएगा, 1-on-1 में विन विन सिचुएशन है। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा ये क्या है। जरदारी ने शहबाज शरीफ को बड़ा कीमती मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब, आप अपोजिशन से मुज़ाकरात करें। अपोजिशन अगर आपके पास मुज़ाकरात के लिए आती है तो आप उसकी कोई कंडीशन ना रखें। तो साबिक सदर आसिफ जरदारी का ये कीमती मशवरा जो शहबाज शरीफ को दिया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, क्या वो इसको एक्सेप्ट करेंगे, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद जो है उसको पेश करने के बाद ये सोच लिया गया था कि साजिशें खत्म हो गई है, लेकिन साजिशें आज भी हो रही हैं। ये बात की है बिलावल भुट्टो ने। तो बहुत सारी डेवलपमेंट है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 4 जजों के खिलाफ शिकायत लग गई है और उनमें चीफ जस्टिस भी शामिल है। ये आपको बताएंगे। कोयटा में एक धमाका हुआ है जिसमें 4 अफराद की शहादत की इतला है, जबकि एक और अहम केस में इमरान खान साहब को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के मामले का फैसला भी महफूज कर लिया। जस्टिस काजी फैसल ने आज पार्लियामेंट के अंदर खिताब भी किया। तो बहुत सारी डेवलपमेंट है और उनके पीछे बहुत सारी स्टोरियां छुपी है, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी चालाकियां छुपी हैं। होशियारियां चालाकियां खबरों में नहीं होती, खबरों के पीछे होती हैं। तो जस्टिस काजी फाइसा का एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस आज चीफ जस्टिस उमरता बदयाल ने अपने चैम्बर में सुना और इस केस का जो बिल्कुल सीधा साधा केस था जिसमें जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ जो क्यूरेटिव रेफरेंस था उसको वापस लेने का मामला था। जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ है जिसके खिलाफ एक नजर सानी की अपील है जो उस वक्त की हुकूमत ने की थी जस्टिस काजी फाइसा की बरीयत के फैसले के खिलाफ। इसे क्यूरेटिव रिव्यू कहते हैं। नजर सानी की अपील के ऊपर एक और नजर सानी की अपील ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल ने अपने चैम्बर में सुनी। हुकूमत ने ये रिव्यू पिटिशन वापस लेने के लिए दरख्वास्त की हुई है। तो अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान चीफ जस्टिस के चैम्बर में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आईन और कानून में दूसरी बार नजर सानी की गुंजाइश नहीं है। नजर सानी की अपील एक ही बार जो की जा सकती है। जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर नजर सानी की दरखास्त 26 अप्रैल 2021 को खारिज हुई थी। पीटीआई ने नजर सानी की दरखास्त खारिज होने के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू दायर कर रखा है। तो हुकूमत ने वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरखास्त जो दायर की थी। अब चीफ जस्टिस साहब ने इस पर आज फैसला महफूज कर लिया। वो चाहते तो आज फैसला सुना सकते थे। अब ये फैसला महफूज करना क्या होता है कि फैसला कोई लिखा नहीं आता, फैसला जज साहब अपने जेहन में महफूज करते हैं और फिर कहते हैं तेल देखो, तेल की धार देखो। क्योंकि अब यही हो रहा है, चीफ जस्टिस जिस पोजीशन में है और अदलिया जिस पोजीशन में है, लड़ाई बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है और लड़ाई इतनी बड़ी हुई है कि बहुत सारे कैंप बन गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा कैंप है, पार्लियामेंट एक दूसरा कैंप है। तो जस्टिस काजी फाइजा को आज दूसरे कैंप ने पार्लियामेंट के इजलास में मदऊ किया था जिसमें बड़ा हंगामा हुआ और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास चुके एक तो आइन के 50 साल मुकम्मल हुए, दूसरा आइन के 50 साल मुकम्मल होने पर किसी न किसी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज को इनवाइट किया जाता है जब भी आइन के हवाले से कोई सालगिरह होती है। वैसे हर साल तो नहीं होती, लेकिन ये चूंकि 50वीं सालगिरह है तो सोचा गया कि उनको बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए, उनके ख्यालात सुने जाए। वो आने वाले वक्तों के चीफ जस्टिस हैं। तो फिर जब वो पहुंचे तो उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ और शरीका को आग लग गई। वो कहते हैं शरीकों को आग लग गई। वो दूसरी तरफ ट्रेंड पे ट्रेंड चलने शुरू हुए। एक कह रहा वेलकम जस्टिस काजी फाइसा, दूसरे उसकी मुखालफत शुरू कर दी। तो एक हंगामा सा जो है ना वो बर्पा हो गया कि जस्टिस काजी फाइसा कैसे पहुंच गई। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जस्टिस काजी फाइसा ने पार्लियामेंट के अंदर क्या कहा और उनकी जो शिरकत के बाद जो वहाँ पे उनको वार्म वेलकम किया गया और उन्होंने वहाँ पे कहा क्या, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि वो वहाँ गए, लेकिन चीफ जस्टिस ने वो जो ट्रम्प कार्ड है ना
जस्टिस काजी ईसा के फैसले वाला वो अपनी कोनी के नीचे दबा दिया। यानी अब ये मामला मुझे लग रहा है कि चीफ जस्टिस हुकूमत को एक्सप्लॉइट करने या ब्लैकमेल करने की पोजीशन में आ गए हैं कि या तो जस्टिस काजी फैसला को बचा लो, या फिर जो 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया कि इलेक्शन 18 अप्रैल को होंगे वो मंजूर कर लें, या फिर वो उन्होंने ये रिस्क ले लिया कि हुकूमत जो है वो उनको हटाने के लिए कोई कार्रवाई शुरू करे। तो तमाम ऑप्शन जो है यानी तमाम पार्टियां फुल हाई रिस्क पे खेल रही हैं। हुकूमत भी रिस्क पे खेल रही है। अगर चीफ जस्टिस ने उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में धर लिया, पूरी हुकूमत ही उड़ा दी, तो हुकूमत भी रिस्क पे है। चीफ जस्टिस ने अगर काजी फैसला का रिव्यू जो है वो रिटेन करके उनको वहां से हटा दिया, बरतरफ कर दिया जज के ओहदे से, तो उनके पास भी एक ट्रम्प कार्ड है। और हुकूमत के पास भी ट्रम्प कार्ड है कि वो कानून साजी करके उसको बजोर हुक एंड क्रुक इम्प्लीमेंट करा रहे। तो बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। चीफ जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का रेफरेंस भी ओपन किया जा सकता है। तो लड़ाई बहुत ज्यादा है। तो एक तो चीफ जस्टिस साहब ने बॉल अपने कहते हैं ना पास रख ली है, और वो किसी वक्त उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें मैं तो ट्रम्प कार्ड कहूंगा कि वो इस्तेमाल करें। लेकिन जो असल मामला है वो है जस्टिस काजी फैसला का पार्लियामेंट के अंदर खिताब। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जाके खिताब किया और उन्होंने कहा जी मैं आइन के लिए आया हूं, मैं किसी के लिए नहीं आया हूं। आज जो है मैं हो सकता है जहाँ लोग बैठे हैं कल इनके खिलाफ भी फैसले आए और यहाँ सियासी बातें भी हो रही है, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हूँ और मेरा इदारा आइन के साथ खड़े हैं। सियासी तकरीर करना चाहता हूँ इसलिए कि मैं अपने और अपने इदारे की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हम इस किताब के साथ खड़े हैं। अल्लाह के साये के बाद इस किताब का साया हमारे सर पे है। ये बहुत अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये 10 अप्रैल को दस्तूर का दिन करार दिया। और थोड़ा सा ताल्लुक मेरा इस ऐवान से ये भी बनता है कि मेरी चची उसकी मेंबर थी, शायद वो ऑपोजिशन में थी। तो वो और उस जब ये आइन पेश किया जा रहा है, इसको 50 साल हो गए हैं और इसको हमें अपने दिल से लगाना चाहिए। इसलिए नहीं कि इसमें मेरी तनख्वाह गारंटीड है, मगर इसलिए क्योंकि इसमें लोगों के बुनियादी हकूक का तस्करा है। सबसे अहम बात इस आइन में जो है वो तो एक बड़ा वाजिया लाउड एंड क्लियर पैगाम था। लेकिन यूथिया कितने सुनते हैं, यूथियों ने तो ये भी नहीं देखा कि पार्लियामेंट के अंदर जो तरमीम का बिल आ रहा है वो खुद जुडिशरी के अंदर से डिमांड थी, और हर बार ये कह रहा था कि चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात है वो आमराना है, डिक्टेटरशिप के इख्तियार है। जिस तरह चेयरमैन नैब को इख्तियार दिए हुए थे, नैब के पास जो इख्तियारात थे वो तरमीम करके उनको बैलेंस किया गया है। वरना नैब जो है वो किसी को भी उठा के 6 महीने के लिए, साल के लिए बंद कर दे, कोई पूछने वाला नहीं था। और नैब के उठाए मुलजम की 6 महीने तक जमानत नहीं होती थी, कोई जमानत ले नहीं सकता था, कोई अदालत ये हुक्म नहीं दे सकती थी कि उन्हें रिहा किया जाए। अब वो तरमीम हो चुकी है और फिर नैब किसी को भी पकड़ सकता था कि जनाब आप ये बताएं कि आपकी जो किसी भी केस में कोई मुद्दा डाल के, ये नहीं कि वो जेन्युइन ही हो, मतलब ये कह दिया कि ये गड्डी के थ्रू ये कागज दो। तो नैब जो थानेदार बना हुआ था वो उन्होंने उसको सिमेट्री में लेकर आए हैं। वही तो कानून का सिर पैर होना चाहिए ना, कोई तो लॉजिक हो, कोई तो जवाब हो। आप हर किसी के गिरबान पे हाथ नहीं डाल सकते। लोगों ने इस मुल्क में कारोबार भी करना है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोग कारोबारी लोग, खासकर छोटा दुकानदार, इसे कहाँ हिसाब किताब याद होता है। तो फिंगर टिप के ऊपर पढ़े लिखे लोग नहीं है लेकिन करोड़ों का कारोबार करते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं ये नहीं कहता इनको छूट मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं डॉक्यूमेंटेशन दे सकते तो फिर उनको उनका कारोबार बंद करने से, ऐसे मुल्क में जहाँ पहले मौशियत डावाडोल है और मर रही है, वहां पे तो ये वो कहते हैं ना कि मरे को मारे शाहमिदार, ये तो मारने के मुतरादिफ है। तो उस कानून साजी के खिलाफ पीटीआई ने बड़ा हंगामा किया और बड़ी बदतमीजी और वैसे उनकी बड़ी कमी महसूस की जा रही थी। मुझे लग रहा है कि पार्लियामेंट जो है पिछले 10-11 माह से बड़ी पुरसुकून तरीके से चल रही थी। ना मछली बाजार बन रहा था, ना कोई गालम गलोच हो रही थी, ना गिरेबान फाड़े जा रहे थे, ना माँ बहन की गालियाँ हो रही थी, ना वो किताबें फेंकी जा रही थी। लेकिन अब वो माशाल्लाह आज उन्होंने वो कहते हैं ना
दोबारा वो बोतल से जिन बाहर आ गया और उन्होंने वही हरकतें की जो वो करते हैं। दो चीज़ें हो चुकी हैं, एक तो फंड्स का फैसला हो गया। फंड्स अब जो है वो कायमा कमेटी फैसला करेगी। कायमा कमेटी बराए खजाना होती है, ये फैसला करेगी और जुमेरात को इसका इजलास होना है। ये मामला पार्लियामेंट में पेश किया गया था, स्पीकर ने ये मामला गौर हाउस के लिए भेज दिया कायमा कमेटी को। पीर और मंगल की रात 12 बजे तक ये डिसाइड करना है, यानी इलेक्शन कमीशन को फंड्स की रकम देना थी या देना है। मंगल को अब यानी इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट करनी है सुप्रीम कोर्ट में कि क्या हुकूमत ने उन्हें फंड प्रोवाइड किए हैं या नहीं किए। तो वो तो नजर आ गया कि हुकूमत फंड नहीं दे रही। अब लड़ाई जो है ये है बड़ी। तो एक तरफ हुकूमत ने इलेक्शन ना कराने का इरादा किया हुआ है, दूसरी तरफ वो अदालत के अंदर जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं उनके ऊपर कट लग रहा है और वो इख्तियारात बैलेंस हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने तो चला ही जा रहा है 2-3 महीने बाद, पता नहीं उन्हें क्यों इतनी वो इसमें प्रॉब्लम हो रही है। ये अगर आज जो कानून साजी हो रही है ये कल जस्टिस काजी फाइजा के लिए प्रॉब्लम होगी। अगर वो चीफ जस्टिस बनते हैं तो वो कुल मुख्तार नहीं होंगे, वो अकेले बेंच नहीं बना सकेंगे, उनको 2 सीनियर जजों को साथ लेकर बेंच बनाना पड़ेगा। उनमें नंबर 2 और नंबर 3 सरदार तारिक है और उसके बाद इजाजुल एहसन है। और जब सरदार तारिक जो है उन्होंने चीफ जस्टिस नहीं बनना, उन्होंने वक्त से पहले रिटायर होना है। काजी फाइजा के बाद इजाजुल एहसन ने बनना है चीफ जस्टिस और उनके साथ फिर शायद चौथे नंबर पे मुज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो तो 2-1 का बैलेंस हो जाना। तो ये कानून साजी तो जस्टिस काजी फाइजा को प्रॉब्लम कर सकती है आगे जाकर, क्योंकि जब वो चीफ जस्टिस होंगे उसी वक्त जो उनके साथ 2 सीनियर जज होंगे वो ये दोनों होंगे, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी। तो ये लड़ाई है। तो पीटीआई क्यों उमर अता बंदयाल साहब के लिए इतनी ज़्यादा डाइंग हो रही है और उमर अता बंदयाल साहब जो है इसके ऊपर क्यों इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं। तो आज पार्लियामेंट के अंदर बड़े नारे लगाए कि हमने अदलिया बचाओ, अदलिया बचाओ, अदलिया बचाओ। तो उस पर फिर कहा गया कि जनाब ये अदलिया बचाओ नहीं है, ये किसी एक शख्स को बचाओ की आवाज़ें लगाई जा रही हैं। तो बिल पढ़े बगैर शोर मचाया गया। इस बिल को जो है ना यानी अक्सरियत ने हमायत की है। मुल्क में जो जितनी बार और एसोसिएशन है उनमें 80% ने इनकी हमायत की है और बाकी जो है वो चूँकि हुब्बे इमरान में और बुग़्ज़े बाकी लोगों के, तो वो इसके ऊपर एतराज़ कर रही है। अच्छा, जस्टिस काजी फाइज़ साहब पे एक और एतराज़ हो रहा है कि वो पार्लियामेंट क्यों गए। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर शिरकत करके इजलास में जाहिर कर दिया कि वो मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट करते हैं या मुस्लिम लीग उनकी सपोर्ट करती है या वो उनके जज है, यानी पटवारी जज है। तो सवाल ये कि अगर चीफ जस्टिस साहब इमरान खान साहब की तकरीबों में जा सकते हैं, जैसे साकिब निसार जब चीफ जस्टिस थे तो वो हर उस तकरीब में जाते थे जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मौजूद होते थे। और जब पनामा केस का फैसला आया था तो जजों की फैमिलियाँ केस सुनने के लिए जजों के कोर्ट में जा सकती है, तो काजी फाइज़ साहब पार्लियामेंट में नहीं जा सकता। हालांकि ये बिल्कुल आईनी काम है और आइन के 50 साल मुकम्मल होने पर सुप्रीम कोर्ट के किसी सीनियर जज को बुलाना अभी हुकूमत की मर्जी है। उन्होंने चीफ जस्टिस को दावत दी होगी, वो नहीं आए या उनको नहीं बुलाया गया और जस्टिस काजी फाइज़ा को बुलाया गया। वैसे चीफ जस्टिस कम ही जाते हैं, उनको कम ही बुलाया जाता है क्योंकि बड़े मसरूफ होते हैं ना। उन्होंने बड़ी वो बेंच साजियाँ करनी है, लेफ्ट राइट ये वो, तो वो बेंच साजी करने में मसरूफ है। एक हलाल शिरकत है, एक हराम शिरकत है। बुनियादी हकूक, ये भी एक रेजोल्यूशन पेश हुआ जो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है कि वो आइन को हम अपने स्कूल में पढ़ाते नहीं है। मेरी अहलिया वो टीचर थी और एक अमेरिकन स्कूल में, तो वो अमेरिकन सिलेबस पढ़ाते थे और वो छोटे छोटे बच्चों को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक, और मॉक इलेक्शंस हो रहे हैं क्लास में, उनका इंतखाबी निशान वो एक का घोड़ा, एक का हाथी, दूसरे का गधा, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स। तो उस उम्र से वो अच्छा ये आइन होता है, ये वोट होता है, इसका मतलब क्या होता है। और जब लोग ये बात समझ जाएंगे तो वो समझेंगे कि हमारे हाथ में इस रियासत की लगाम है। और जब ये लोग समझ लेंगे तो फिर लोग, कोई आदमी अपनी अच्छाई सोचता है, अपनी बुराई नहीं सोचता है। इस आइन में बहुत खूबसूरत चीजें हैं फंडामेंटल राइट्स में, ऐसी फंडामेंटल राइट्स हैं जो बहुत सारे दुनिया के दूसरे मुल्कों में नहीं हैं।
मसलन राइट ऑफ इंफॉर्मेशन आर्टिकल 19A, फ्रीडम ऑफ प्रेस तो 19 है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की भी बात देखें, ये वही 19 है जो कि लियाकत अली खान ने जब 1948 में डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तीन चार आपको मजेदार खबर सुनाते हैं। उस्मान बुज़दार साहब को कोरोना हो गया। पंजाब के वसीम अकरम प्लस इमरान खान साहब के बड़े फास्ट बॉलर, फ्रंट फुट पे खेलने वाले, उनको आज याद आया कोरोना हो गया है। जब वो वज़ीर आला पंजाब थे उस वक्त पंजाब में कोरोना फैला हुआ था, उस वक्त उन्हें कोरोना नहीं हुआ, बड़े सेफ एंड साउंड थे। तो आज उन्होंने अदालत में पेश होना था, एंटी करप्शन उन्हें बार बार बुला रही है, वो अदालत में पेश नहीं होते, तो आज जज भी तप गया। जज ने क्या कि किधर है जनाब, ये इनको बुलाते हैं, ये आते नहीं है। तो वकील ने जवाब दिया कि जनाब वो उस्मान बुज़दार साहब को कोरोना हो गया। तो फाजिल जज ने कहा कि अदालत को आप क्या गूंगा बहरा समझते हैं, अंधा समझते हैं? मैंने मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दे देना और वहीं से मेडिकल बोर्ड बनवाएंगे जहाँ से वो उन्होंने जिस अस्पताल का इफ्ताह किया था डीजी खां में। बड़े पैसे अपने हल्के में उन्होंने खर्च किए हुए हैं डीजी खां में, बाकी पंजाब में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन डीजी खां में कुछ ना कुछ पैसे उन्होंने खर्च किए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि आइंदा समात पर अगर उस्मान बुज़दार पेश ना हुए तो जमानत कैंसिल, बंदा सीधा अंदर। उन पर करप्शन के बड़े संगीन इल्जाम आते हैं, या कितने गायब हो रहे हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट खबर है, वो है अलीमीन गंडापुर, उनका एक रोज़ का और जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। जरताज गुल को भी एंटी करप्शन ने बुलाया हुआ था, लेकिन वो पेश नहीं हुई। अब इमरान खान ने 11 अप्रैल को इमरान खान को जिन केसों में बुलाया हुआ है, इमरान खान ने उनमें पेश ना होने का फैसला किया हुआ है। कल इमरान खान इस्लामाबाद में जाना है, मंगल के रोज़ उनकी 9 मुकदमात में पेशी है, लेकिन उनमें से 2 मुकदमात तो उन्होंने कह दी कि मैं नहीं उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसकी समाअत होनी है 13 अप्रैल को। तो 9 मुकदमात के हवाले से अभी वो सलाह मशवरा कर रहे हैं कि जनाब पेश होइए कि ना होइए। मोस्ट प्रॉबली वो जाएंगे इस्लामाबाद, लेकिन उनके वकला उन्हें मशवरा दे रहे हैं कि जनाब कोई पेश होने की जरूरत नहीं, अब आपको किसने गिरफ्तार करना है। जब इतना कुछ हो गया और अब तो अदलिया खुल के चीफ जस्टिस के साथ एक जो पूरा कैंप नज़र आ रहा है, एक पूरी लॉट नज़र आ रही है, तो इस तरह फिर हम भी यानी पोजीशन लेते हैं। तो कोई अब जज क्या, अब तो वकील ही गिरफ्तार नहीं होने देंगे, तो पेश होने की जरूरत नहीं है। तो अभी इमरान खान साहब ने फैसला नहीं किया, लेकिन जो इतलात ये है कि वो शायद ना जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट में रूल्स एंड प्रोसीजर का जो बिल है वो नई तरमीम के साथ मंजूर कर लिया गया है। इसके अलावा मरदमशुमारी 15 अप्रैल तक इसमें एक्सटेंशन कर दी गई है। अभी बहुत सारे इलाके रहते हैं, तो रिक्वेस्ट की गई थी कि मरदमशुमारी जिसे 1 अप्रैल तक मुकम्मल होना था, अब उसमें तोसी कर दी गई है। और ये 19 शहर अभी बाकी है जिनमें मरदमशुमारी होनी है। मरीम नवाज की वीडियो वायरल हुई और उस वीडियो के ऊपर यूथ ये भगड़े डाल रहे हैं कि उनके हाथ जैसे कोई गिद्दड़ सिंगी लग गई है। कोई बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है, और वो वीडियो है उनकी मंसूर अली खां के साथ। ये कोई ऐसी वीडियो नहीं जिसके ऊपर आपके कोई कान खड़े हो गए होंगे। मरीम नवाज उन्हें इंटरव्यू दे रही हैं, और इंटरव्यू देते हुए एक जगह पर उनकी इंफॉर्मेशन के हवाले से मंसूर अली खां से तकरार हो गई, और वो था तोशाखाने की गाड़ियों का मामला, जिसमें मरीम नवाज की इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं थी। मंसूर अली खान ने उन्हें करेक्ट किया, तो मरीम चूँकि कुछ गलत इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कुछ स्टेटमेंट दे रही थी, तो उन्होंने रोक दिया और कहा कि ये हिस्सा नशर ना किया जाए, क्योंकि मेरी मालूमात इस हवाले से अपडेट नहीं है। इसको भी अभी ना करें प्लीज, मैं पहले सुन लूं सवाल, क्योंकि मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है भाई। नहीं, यूएई की रॉयल फैमिली से आपने 2009-2010 के अंदर, कहाँ है ये रिकॉर्ड में है? ये जेआईटी की रिपोर्ट में आया हुआ है, क्या डिक्लेयर्ड है आपके रिटर्न्स के अंदर। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आपके पास कभी BMW गाड़ी नहीं रही 2009-2010 में? मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मरियम सफदर ओन्ड, ये अब एग्जैक्ट रिपोर्ट बता रही, मरियम सफदर ओन्ड अ BMW कार which was gifted to her by the UAE royal family and the value of the car declared as rupees 3.5 million in the tax year 2009-2010, 2009-2010. The same car was declared to be sold on a profit of rupees 19.66 million. तकरीबन 2 करोड़ रुपए की आपने वो गाड़ी बेची in the year 2011-12. आप पिक्चर इसको वीडियो तो नहीं कर रहे? बंद कर दें जरा प्लीज। Such price escalation is abnormal. She declared the same BMW in her wealth statement in the next year 2012-2013 as well. आपने डिक्लेयर किया हुआ इसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। मेरा ख्याल है कि ये फैमिली की कोई होगी, मुझे इस पे से ऑनेस्ट। उसके बाद मैं इसको चेक करके आपके पास वापस आ सकता हूं। सफदर साहब ने उसके बाद मेरे पास वैसे कभी BMW नहीं थी।
आपकी वो कौन सी गाड़ी थी जो नैब के दफ्तर के बाहर हिट हुई थी? वो थी लैंड क्रूजर। लैंड क्रूजर थी। ये सफदर साहब ने भी डिक्लेयर किया हुआ है क्या अपने एसेट्स के अंदर। ये बिजनेस ऑफिस ने किया होगा, मुझे चेक करना पड़ेगा। अच्छा, मेरे पास इसके फैक्ट्स नहीं है। नहीं, मेरे पास है ही नहीं डिटेल, मुझे पता ही नहीं। ये अच्छा, ये रिटर्न्स के अंदर वैसे लिखा। नहीं, मैं अब आई विल गेट बैक टू यू विद दैट। अच्छा, मुझे आई हैव नो इन्फॉर्मेशन। तो उन्होंने एंकर से ये नहीं कहा कि आप जो है ये सवाल ही क्यों पूछ रहे हैं और आपने ये किया वो किया, लेकिन इन्फॉर्मेशन के हवाले से कोई भी जो मैं भी प्रोग्राम करता हूँ तो मेरा भी अगर कोई गेस्ट बैठा है और उसके मुंह से कोई फंबल हो गया है, कोई बात गलत निकल गई है, तो वो कहता है कि जनाब इसको काट दें, तो ये उसका इस्तेहकाक होता है। ये कोई ज़बरदस्ती का सौदा नहीं होता कि मैं उससे कोई रिश्तेदार में को कोई ऐसी बात निकले, नकते मक्खी बैठे और वो उड़ा रहा और मैं कहूँ जनाब ये वायरल कर दो। तो आजकल तो ऐसी बहुधा चीज़ें फ़ौरन वायरल हो जाती है। तो मैं वैसे बहुत, मुझे कोई शौक नहीं है कि किसी को मैं डिफेंड करता फिरूं, लेकिन मैं फिर भी बताता हूं कि इसमें मरियम नवाज़ ने जो कुछ भी किया वो एक बड़ा नेचुरल अमल है और ये कोई वीडियो ऐसी नहीं है। लेकिन वो कह जी मरियम नवाज़ के को तो नॉलेज नहीं है और ये नहीं वो नहीं है, तो अपना बंदा वेख लो जो उन्होंने लीडर है हज़रत इमरान खान, जो कल कह बैठे हैं इंसान और पठान में दो मखलूकें हैं। तो कई लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग के ऊपर इतराज़ भी किया कि जनाब आपने बड़ी पठानों की वो ले दे कर दी और ये वो। तो मैं पठानों की मैंने कोई बेइज्जती नहीं की, ना मैं इसके हक़ में। पठान हमारे भाई हैं और सगे भाइयों की तरह है। मैं पाकिस्तान के हर शहरी को मुहिब वतन समझता हूँ और इंसान तो पहले समझता हूँ। मैंने किसी की तज़हीक और दिलदारी की हो तो उसके लिए माजर, लेकिन पूछे तो इमरान खान से ना, जिन्होंने ये बात की है उन्होंने को पूछता नहीं पाया कि खान साहब तुझे की चवल मारी है। तो हाँ साहब ने चवल मारी, बौगी मारी, लेकिन चूंकि उन्होंने मार ली है तो अब क्या करें। तो ये आज की अपडेट, और इसमें जो बड़ी अपडेट है वो ये कि हुकूमत के एक बड़े अहम रहनुमा आसिफ अली जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ को ये कहा कि जनाब अपोजिशन आपके पास आना चाहती है मुज़ाकरत के लिए तो उनको आने दे, वो जाए अपोजिशन, जाके प्राइम मिनिस्टर से मुज़ाकरत करे। प्राइम मिनिस्टर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है और चीफ एग्जीक्यूटिव से भी वो कहते हैं कि कोई शर्त आयद ना करें। ये पार्लियामेंट के अंदर आज खिताब किया उन्होंने और पार्लियामेंट में बहुत से लोगों ने खिताब किया। तो आसिफ अली जरदारी साहब को जो खिताब था इस हवाले से आम था कि वो चूँकि हुक्मरान जमात का हिस्सा है और उनका ये कहना कि हुकूमत को मुज़ाकरात एक्सेप्ट करने चाहिए और मामला मुज़ाकरात से हल होगा। ये मैं समझता हूँ कि एक आइसबर्ग है और इसमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अब तक के लिए इतने, आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल।